अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था कि बेसिकली फाइनल अकाउंट होता क्या है, और उसी लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि फाइनल अकाउंट के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमें बता रहा होता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। और जो सेकंड पार्ट था जिसे हम लोग बैलेंस शीट भी कहते हैं, बैलेंस शीट हमें उस बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहा होता है। बैलेंस शीट का एक दूसरा नाम भी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसका हमें बैलेंस शीट से पता चल रहा होता है। आज हम दोनों के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनमें क्या कुछ लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं। पहले लेमैन की एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो फर्स्ट पार्ट है फाइनल अकाउंट का, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फाइनल अकाउंट की, उससे हमें पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेस को लॉस हुआ है। तो अगर मैं आप में से किसी भी लेमैन को भी बोलूं जो अकाउंटिंग या बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल भी नाउ नहीं है, मैं उससे ये कहना चाहता हूं कि यार मुझे कैलकुलेट करके बताओ मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या फिर इस बिजनेस से लॉस हुआ है। वो कहेगा कि बड़ा सिंपल सा काम है सर, आप सिर्फ ऐसा करें कि मुझे आप ये बता दें कि बिजनेस ने पिछले 1 साल के दरमियान कितने पैसे कमाए हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं उसे स्पेसिफिकली अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलूं तो बिजनेस का रेवेन्यू कितना रहा है पिछले साल में, या आप मुझे ये बता दें, वो लिस्ट सारी दे दें जहाँ जहाँ से बिजनेस ने पैसे कमाए हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक फॉर एग्जांपल इसी कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं कि ABC कॉलेज है हमारे पास। इस कॉलेज ने पिछले साल में प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस अर्न किया है इस कॉलेज ने। तो हम एक लेमैन की एग्जांपल देखते हैं। आप कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि मुझे सिंपली आप लिस्ट दे दें कि इस कॉलेज के पिछले साल ये रेवेन्यूज़ हुए हैं, यहाँ से इस कॉलेज ने पैसे कमाए हैं। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ इसका प्रॉफिट कितना है। तो हम एक लेमैन की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABC एक मेरे पास कॉलेज है, हमारा कॉलेज है ABC कॉलेज है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस कॉलेज ने पिछले साल प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस हुआ है इस कॉलेज को। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस कॉलेज ने कहाँ से कितने पैसे कमाए हैं। मैं कहता हूँ ओके मेक अ लिस्ट, आप एक लिस्ट बनाएं कि हमें यहाँ से रेवेन्यू हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखवाता हूँ कि हमें कुछ बच्चों ने फीसिस वगैरह दी हैं, ऑब्वियसली वहाँ से हमें कुछ रेवेन्यू है। तो मैं सपोज फिगर लेता हूँ कि बच्चों की फीसिस से मुझे 1000 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं। आप कहते हैं सर यही सिर्फ पैसे आए या कहीं और से भी आपने पैसे कलेक्ट किए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, हम ना बच्चों को डेली बेसिस पे जो एब्सेंट होते थे या किसी भी और रीज़न की वजह से बच्चों को फाइन करते थे, तो वहाँ पर भी कॉलेज के पास कुछ ना कुछ पैसे आए हैं, हमें फ़ाइन भी हमने कुछ बच्चों को किया है। तो वहाँ से सपोज हमें 100 रुपये कलेक्ट हुआ है पूरे साल के दौरान। इसके बाद कहते हैं, आप कहते हैं सर सिर्फ यही आमदनी। मैं कहता हूँ नहीं, इसके अलावा हमने कॉलेज में कैंटीन वगैरह स्टार्ट की हुई है, तो वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है। बच्चे वहाँ से परचेज करते हैं, चीज़ें बाय करते हैं, तो कैंटीन से भी, कॉलेज की जो कैंटीन है वहाँ से भी हमें 100 रुपया रेवेन्यू आया है। इसके अलावा हमने कॉलेज का एक टूर अरेंज किया था लास्ट ईयर, तो उस टूर में बच्चों ने ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन की थी, उस कंट्रीब्यूशन के भी हमें कुछ ना कुछ कलेक्शन हुई होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि उस कलेक्शन की या उस टूर की जो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन हुई थी वो हमारे पास, या इस साइड पे हम लोग रेवेन्यूज़ लिख रहे हैं, अपनी आमदनी कहाँ से हमारे पास आए हैं। तो टोटल हमें जो पिछले साल के दौरान पैसे इकट्ठे हुए हैं वो हमें, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1500 रुपया हमें टोटल इकट्ठा हुआ है। लेकिन ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये 1500 रुपया हमारा प्रॉफिट नहीं है। इसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में प्रॉफिट कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इस कॉलेज से मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा है, साथ में कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ रहे हैं। तो आप कहते हैं सर अगर आपने प्रॉफिट का पूछना है तो आप सिर्फ मुझे रेवेन्यूज़ की लिस्ट ना बताएं, मुझे साथ में अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट भी बताएं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है, आप मेरे एक्सपेंसेस की लिस्ट भी लिखें जो हमारे कॉलेज को पिछले पूरे साल में एक्सपेंसेस बियर करना पड़े हैं। तो सबसे जो मेन और बड़ा एक्सपेंस मेरे कॉलेज को हुआ है डेट वाज सैलरी। जो टीचर्स हम लोगों ने हायर किए हुए हैं ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ सैलरी पे करते हैं। अगर उनको सैलरी ना पे करें तो वो क्लासेस नहीं लेंगे तो ये कॉलेज ऑपरेट नहीं करेगा। तो जो सबसे मेन एक्सपेंस था डेट वाज सैलरी।
तो सपोज करते हैं कि हमने जो सैलरी पे की है पिछले पूरे साल के दरम्यान डेट वाज 500। इसके बाद मैं कहता हूँ कि कैंटीन से हमें रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन कैंटीन पे हमारा कुछ एक्सपेंस भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आपने ये मार्कर ही कैंटीन से परचेज़ किया है, आपने ये परचेज़ करने के 50 रुपीज़ दिए होंगे उसे, लेकिन काले कैंटीन वालों ने भी ये कहीं से परचेज़ किया होगा तो उस पर उनका कुछ एक्सपेंस आया होगा। तो मैं कहता हूँ कि कैंटीन से हमें टोटल 100 रुपया इकट्ठा हुआ है, लेकिन कैंटीन पे हमारे 70 रुपीज़ लगे भी हैं पिछले साल में। तो जो कैंटीन के एक्सपेंसेस होंगे हमारे, वो मैं यहाँ पे 70 रुपीज़ मैंशन कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने बताया कि टूर से हमें 300 रुपीज़ कलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हमने जस्ट बच्चों से पैसे कलेक्ट कर लिए हैं और वो हमारा प्रॉफिट हो गया। बच्चों को हम टूर पे लेके गए थे, उस पर हमारे एक्सपेंसेस भी आए थे। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो सकते हैं, या जिस भी डेस्टिनेशन पे गए थे वहाँ पर होटलिंग वगैरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारे भी एक्सपेंसेस हमें बेयर करने पड़े थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो टूर पे टोटल हमारे एक्सपेंसेस हुए थे वो 350 रुपीज़ हुए थे। अब हम टोटल करते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये 920 रुपीज़ बन रहे हैं। अब अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, पिछले साल में मैंने टोटल जितने पैसे कमाए हैं वो 1500 रुपये है, और जो टोटल मेरे अखराजात हुए हैं वो 920 रुपये हैं। तो अब कोई भी ले मैन इसे देख के बता सकता है कि हमारे कॉलेज को लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है। ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। हमारा जो रेवेन्यू है वो 1500 है, जो एक्सपेंसेस है वो 920 रुपये हैं। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये हमारा 580 रुपीज़ आता है। 580 रुपये हमें प्रॉफिट आ रहा है पिछले साल में। 580 रुपये हमारे कॉलेज को लास्ट ईयर में प्रॉफिट आ रहा है। तो जो पहली स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हमने दो काम करने हैं, एक्सपेंसेस की लिस्ट बना लेनी है, जो टोटल हमें एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं पूरे साल के दौरान, और साथ में हमने रेवेन्यूज़ की लिस्ट बना लेनी है, जो पूरे साल के दौरान हमें रेवेन्यूज़ किसी भी जगह से हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया है हमारे कॉलेज ने। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अकाउंटिंग में हम जितनी भी स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू बनाते हैं। फॉर्मेट में जाने से पहले सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उससे भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ये जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, इन एक्सपेंसेस में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ कम इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो हमारे रेवेन्यूज़ हो रहे होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेवेन्यूज़ होते हैं और कुछ कम इम्पोर्टेंट रेवेन्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरा बिजनेस है ये मार्कर बनाने का, तो ये मार्कर बनाने के लिए मैंने कहीं से प्लास्टिक परचेज किया है। वो प्लास्टिक अगर नहीं होगा तो ये मार्कर नहीं बन सकता। अगर प्लास्टिक नहीं होगा तो ये मार्कर नहीं बन सकता। ये जो प्लास्टिक परचेज किया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है। इसी तरह से अगर मैंने इस मार्कर को कहीं पर पैक करना है किसी रैपर वगैरह में, तो उसकी भी कुछ कास्ट आएगी, वो इतना इम्पोर्टेंट एक्सपेंस नहीं है। प्लास्टिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो रैपर है वो इतना इम्पोर्टेंट एक्सपेंस नहीं है, उसके बगैर भी मार्कर बन सकता है और उसी तरह से काम कर सकता है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो लेस इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। हम लोगों ने लिस्ट बनाते हुए दोनों ही एक्सपेंसेस लिखने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जस्ट मैं मेंशन ये करना चाह रहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखा जाता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर हमारा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं ऑपरेट कर सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो अब इसका प्रॉपर फॉर्मेट देखते हैं। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मेट आपके सामने जो किसी भी लेजर के अकाउंट का फॉर्मेट होता है, एग्जैक्टली उसी तरह से ये फॉर्मेट बना है। जस्ट इसमें हमने डेट वाला कॉलम ऐड नहीं किया क्योंकि इसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो इसकी डेबिट साइड पे हम लोग सारे एक्सपेंसेस को लिस्ट आउट करते हैं और क्रेडिट साइड पे सारे रेवेन्यूज को लिस्ट डाउन करते हैं।
अब इसको भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक ऊपर वाला पोर्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और एक नीचे वाला पोर्शन है। इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कह रहे होते हैं और नीचे वाले पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। ये ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन किया जाता है, जितने भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन किया जा रहा होता है। इसी तरह से रेवेन्यू साइड पे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रेवेन्यू को लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे डायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस में सिर्फ सेल एक वाहिद रेवेन्यू होता है जो हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू होता है। उसके अलावा हमें कहीं से भी अमाउंट रिसीव हो रही हो, कहीं से भी पैसे हमारे पास आ रहे हों, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मेट में कुछ चीज़ें फिल करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमारा रेवेन्यू वाली साइड ज़्यादा है, मतलब हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है, हमारी आमदनी ज़्यादा है और हमारे अखराजात कम है, हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस पोर्शन में हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारे डायरेक्ट रेवेन्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो हमें प्रॉफिट होगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दिया जाता है, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे और वो इस साइड पे लिखा जाएगा। और अगर हमें इस पोर्शन में लॉस हो जाता है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा हैं, डायरेक्ट रेवेन्यूज कम है, तो फिर हमें जो लॉस होगा उसे ग्रॉस लॉस का नाम दिया जाएगा। और अगर इस पोर्शन में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग नेट प्रॉफिट देते हैं। अगर एक्सपेंस हमारे कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो उसे हम नेट प्रॉफिट का नाम देंगे। और अगर हमारे रेवेन्यूज कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो फिर हमें लॉस होगा, उसे हम लोग नेट लॉस का नेम देंगे। तो इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो लिस्ट डाउन करने के बाद ट्रायल बैलेंस से हमें सिर्फ दो चीज़ें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए चाहिए, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। उनको लिस्ट डाउन करने के बाद हम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम फॉर्मेटिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट से के फॉर्मेट से रिलेटेड सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।